कॉलर हैं आर्यन तिवारी फरीदाबाद से। नमस्कार। हेलो जी आर्यन, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने आपको मेल पे अपनी डिटेल भेजी है। मैं 3 म्यूचुअल फंड बाई कर रहा हूँ 2012 से जी, और इनमें मेरी 4000 पर मंथ की SIP चल रही है जी। मैं 3000 की और स्टार्ट करना चाहता हूँ जी। और ये फंड देख लीजिए और बता दीजिए ये फंड सही है, और आगे जो स्टार्ट करनी है वो भी इन्हीं में करूँ या फंड में कुछ चेंजेस करने होंगे। सेकंड थिंग, मेरे पास एक चाइल्ड प्लान है HDFC का जी, वो बच्चों वाला, ठीक है, उसका भी नाम मैंने आपको लिख के भेजा है जी। और HDFC का हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस का और टर्म प्लान ऑलरेडी मेरे पास है जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने काफी अर्ली एज में इतने सारे प्लान्स के बारे में ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और काफी जागरूक हैं। हम आपको राय जरूर दिलवाएंगे। हमारे आज की गेस्ट हैं हेमंत रुस्तगी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, अपनी इनकी 3 लाख की इनकम है पर ईयर अगर देखें, और 3000 पर महीने की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इनके पास ऑलरेडी एक टर्म प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ एक चाइल्ड प्लान में भी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी डॉटर के लिए ये सुकन्या समृद्धि प्लान में भी निवेश करना चाहते हैं। साथ ही जो इनकी SIP चल रही है वो 4000 पर महीने की चल रही है। कुछ फंड्स इन्होंने हमें बताए हैं जैसे ICICI ब्लू चिप इक्विटी फंड या IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड और SBI इमर्जिंग बिजनेस। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है, क्या वो सही रहेगा इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वो जिस स्टेज पे है अपनी लाइफ की, ये बिल्कुल सही समय है कि अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से कंट्रोल करें। अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो बिल्कुल सही फॉलो करते हैं। यानी अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की बात करें, क्योंकि बहुत यंग है ये, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये अपने गोल, जितने भी गोल्स हैं, हमारे गोल्स होते हैं, जैसे हम शॉर्ट टर्म में होते हैं, मीडियम टर्म में होते हैं, लॉन्ग टर्म में गोल्स होते हैं, हम उन गोल्स को डिफाइन करें। हर गोल्स के लिए एक समय दें। कुछ गोल हमें शायद 1 साल में कंप्लीट करना हो, कुछ शायद 3 साल में करना हो, कुछ 15-20 साल में करना हो। सबका जो है एक टाइम होराइजन दें और कितना टारगेट हमको चाहिए वो बना के चलें। उसके बाद अगर हम एक कंजर्वेटिवली एक अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलें तो हम ये तय कर पाएंगे कि कितना पैसा हमको हर गोल के लिए जरूरी होगा। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कर, जैसे इन्होंने 4000 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू की, इन्होंने एक पूल बनाया, इन्होंने डिसाइड नहीं किया कितने समय के बाद पैसा चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी आगे जाके भी हो सकती है, कहीं ना कहीं इनको टेम्पटेशन रहेगी, कहीं ना कहीं उनको डर लगेगा कि हम मार्केट में बने रहे या नहीं बने रहे। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है किस गोल के लिए मुझे कितना समय है, और ये भी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या हो, यानी कितना पैसा आपका डेट में जाए, कितना पैसा आपका इक्विटी में जाए, कितना पैसा डेट और इक्विटी के मिक्स में जाए। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है, जैसा मैंने पहले कहा, कि अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो है रिस्क मैनेजमेंट का। यानी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें या एक इमरजेंसी फंड बनाने की बात करें, इन्होंने कहा है इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और एक टर्म प्लान लिया है। बहुत ही अच्छा किया है। इनफैक्ट जो इनका क्वांटम है, यानी कि जितना उन्होंने कवर लिया बिल्कुल सही है इनकम के हिसाब से, और जो प्रोडक्ट उन्होंने चुना है टर्म प्लान वो बिल्कुल सही है, प्योर रिस्क कवर ही लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी इन्होंने लिया है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो थोड़ा बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। इन्होंने जो क्रिटिकल इलनेस लिया है वो भी बिल्कुल सही है। तो आई थिंक जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, इनका प्रोसेस बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इनको एक काम करना है, अपने गोल्स को डिफाइन करें। जो भी फंड में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तीनों के तीनों फंड काफी अच्छे फंड्स हैं, उनमें ये बने रह सकते हैं। सुकन्या समृद्धि की बात जहां तक है, एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं उससे जुड़ी है। अपनी बेटी के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि जब आपके 15-20 साल का समय है और अगर आप SIP के द्वारा अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो रिटर्न है वो सुकन्या समृद्धि से कहीं ज्यादा हो सकती है। दोनों केस में आपको जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री मिलेगा। हाँ, ये बात सही है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें
तो इक्विटी फंड में रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन क्योंकि अगर 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो जो रिस्क है वॉलेटिलिटी का वो काफी हद तक कम ही नहीं होगा, बल्कि आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, अगर ये प्रोसेस थोड़ा सा संभाल लें और अपनी इन्वेस्टमेंट अगर कंटिन्यू करें, जो अपना जो टाइम होराइजन है, तो इनके काफी बेहतर इनको रिजल्ट मिल सकते हैं। जी, तो एक्सपर्ट की तरफ से आपको राय दी गई है। काफी सारे फंड्स भी उन्होंने जिक्र किए अपने पोर्टफोलियो के लिए। आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सही है, नजरिया अच्छा लंबा रखें और गोल्स को डिफाइन करें, ये एक्सपर्ट की राय है। जिस तरीके से वो फंड्स आपको एक्सपर्ट ने बताए हैं, आईसीआईसीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड की अगर बात करें तो उसके रिटर्न अगर 3 साल के देखें तो 20% से ऊपर के रिटर्न इसने दिए हैं। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड ने भी 28% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस में भी जो आप इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, यहां पर 22.5% तक का रिटर्न देखा गया है। इसके अलावा जो 2 और फंड्स का जिक्र एक्सपर्ट ने किया, टाटा बैलेंस फंड में 23.5% तक के रिटर्न यहां पर देखे गए और आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड में भी 31% तक के ज्यादा के रिटर्न यहां पर देखे गए हैं। तो ये राय दी गई है आपको एक्सपर्ट के द्वारा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे श्रीकांत कुमार पांडा जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नमस्कार श्रीकांत जी। लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने ईमेल के जरिए भी हमें अपना सवाल दिया था। तो इनका सवाल ये था कि ये ऑलरेडी 90,000 पर मंथ की इनकी सैलरी है और इसका जो सैलरी है उसका आधा अमाउंट तो इनको लोन में ऑलरेडी देना पड़ता है और हाउस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें देने पड़ते हैं। लेकिन इनको गोल्स जो इन्होंने डिफाइन करे हैं कि 6 साल के बाद ये चाहते हैं कि 10 लाख इनकी डॉटर की पढ़ाई के लिए जुटाना चाहते हैं। साथ ही साथ 12 साल के बाद डॉटर की शादी के लिए ये जुटाना चाहते हैं और साथ ही साथ 20 साल के बाद ये 1.5 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए भी जुटाना चाहते हैं। कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने करी हुई हैं, जैसे कि पीपीएफ में ये पिछले 6 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार 10,000 रुपए पर महीना। इसके अलावा 7,000 पर महीना इन्होंने ट्रेडिशनल इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्लान में भी, जैसे एलआईसी या बिरला फंड जो होता है उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिकरिंग डिपॉजिट रखा हुआ है इन्होंने और इसके अलावा एसआईपी में भी, ये एसआईपी के जरिए भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड में निवेश करते हैं। डीएसपी ब्लैक रॉक में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ बीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेमंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके के गोल्स इन्होंने लिस्ट आउट किए हैं और जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं, क्या इनके गोल्स अचीवेबल हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा शो में, फाइनेंशियल प्लानिंग एस्पेक्ट में 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। एक तो आपने गोल डिफाइन किया, ये जो प्रोसेस उन्होंने काफी अच्छे से किया है, इन्वेस्टमेंट को शुरुआत भी की है। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इनसे बात नहीं हो पा रही और उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, तो मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप ये ध्यान रखें कि जो आपका जो इंश्योरेंस है, वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो उसमें आप ध्यान रखिए कि आपके वो एडिक्वेट होना चाहिए और साथ ही सही प्रोडक्ट ले लीजिए इन्वेस्टमेंट से पहले। दूसरा एक एस्पेक्ट उसका ये है कि एक इमरजेंसी फंड बनाइए। उसका फायदा ये होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत करते हैं, अगर हम कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाए और कल को अगर हमें कुछ पैसे की जरूरत हो तो सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद करेंगे, तो वो मुझे लगता है आपके लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर ये एस्पेक्ट आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं चाहूंगा कि ये इस समय पे यहां पे ध्यान ले लें। अगर हम इनके गोल्स को देखें, 3 गोल्स उन्होंने ब्रॉडली डिफाइन किए हैं। बेटी की शादी का है, एजुकेशन का है, शादी का, और अपने रिटायरमेंट के लिए समय भी इन्होंने दिया है 6 साल, 12 साल और 20 साल। अगर हम यहां पे एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान के चलें 6 साल के लिए करीब 10% और बाकी दोनों गोल्स के लिए 12% के अगर हम मान के चलें, तो पहले गोल के लिए इनको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, दूसरे के लिए फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और तीसरे के लिए 16,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के इनको 36,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है टोटल जो मैंने देखा है वो करीब 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि इसमें एक चीज यहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो उनके जो प्रोविडेंट फंड है, खाली पीपीएफ की उन्होंने बात की है, अगर वो है तो जो कमी है वहां से पूरी हो सकती है। लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है। जैसे पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप चाहें कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो क्योंकि उसमें जो रिटर्न है वो भी टैक्स फ्री मिलता है, तो एक ऑप्शन अच्छी है। लेकिन कुछ और ऑप्शन में जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कुछ ट्रेडिशनल प्लान्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जो इन्वेस्टमेंट है अपने गोल्स को अगर अलाइन करें, तो जैसा मैंने पहले कहा, जब आपके पास 12 या 20 साल का समय है तो आप वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाइए। अगर आप वहां पे थोड़ी चिंता है तो अच्छे बैलेंस फंड के अंदर जाइए। तो वो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज करके ऑब्वियसली अगर वो अपने गोल से अलाइन करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ट्रेडिशनल प्लान का जो अगर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसको बंद करने से पहले उनको देख लेना चाहिए कि जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग जो टर्म है वो कितनी है, सरेंडर वैल्यू कितनी है, वो देख के अगर इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल सही रहेगा। जहां तक इनकी जो
पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो बिल्कुल सही है। हालांकि डीएसपी बीआर 100 जो है कुछ समय पहले तक थोड़ा अपने जो पीयर ग्रुप से कम कंपेयर कर रहा था, लेकिन जो उसमें जो चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, फंड मैनेजर को भी बदला गया है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है ठीक है। तो जो उन्होंने फंड चुने हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ब्रॉडली एसेट एलोकेशन में इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो अपने गोल्स को डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। जी, तो आपको राय दी गई है हेमंत जी द्वारा, आपके जो फंड्स चुने गए हैं वो सही हैं, सही तरीके से आप उसमें निवेश करें, आपकी गोल्स जरूर अचीव हो पाएंगे। चलते हैं अपने अगले दर्शक के पास। आदिल दरवेश से मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। आदिल जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मुझे एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। एक्चुअली मेरी सैलरी जो है वो 35,000 है अभी पर मंथ। ओके, तो मुझे अभी 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं 3 फंड में, मतलब 1,000 रुपए के हिसाब से 3 फंड में इन्वेस्ट करने हैं। एक जो फंड होगा वो 5 साल के लिए और बाकी 2 फंड होंगे वो 10 साल के लिए। तो मुझे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, इसके मुझे अच्छे रिटर्न मिले? जी, आपको राय जरूर दिलवाएंगे। हेमंत, इनका सवाल है कि ये एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2 फंड्स में ये 1,000 रुपए पर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एसआईपी में तो ये 5 साल तक बने रहना चाहते हैं और दूसरी एसआईपी में ये 10 साल तक निवेश कर सकते हैं। आप इनको कौन से फंड सजेस्ट करेंगे? देखिए, फंड बताने से पहले आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने जो फैसला लिया है एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है। आधे से ज्यादा बार हमको सक्सेस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को या तो शुरुआत नहीं करते हैं, उसमें देरी करते हैं, या फिर बीच बीच में उसको रोक देते हैं। जब आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास डिसिप्लिन आता है। आप डिसाइड करते हो कि आप महीने की कौन सी तारीख को कौन से फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो जो मार्केट टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट बीच में रहता है, जहां पे हम काफी बार हमने इन्वेस्टर को देखा है वो सफर करते हैं, वो सब यहां से निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उन्होंने जो फैसला लिया है एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करने में बिल्कुल सही है, लेकिन इस डिसिप्लिन अप्रोच से फायदा उठाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फंड का सही चुनाव करें। उसके लिए आपका टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा इन्होंने कहा, इनका समय जो है इनके पास 5 साल और 10 साल है। तो 5 साल के लिए जैसा मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर ये चाहे तो या तो एक वेल डाइवर्सिफाइड बैलेंस फंड ले लें, या फिर जो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लें जहां पे लार्ज कैप का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बैलेंस फंड की बात करें तो एसबीआई मैग्नम बैलेंस फंड देख सकते हैं या टाटा बैलेंस फंड देख सकते हैं। अगर हम उन डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करें 5 साल के लिए, अगर ये इक्विटी में जाना चाहते हैं तो उन फंड्स में जहां पे लार्ज कैप में जो एक्सपोजर है वो मिड कैप से ज्यादा है, तो वो फ्रैंकलिन या प्राइमा प्लस या कोटक सेलेक्ट फोकस देख सकते हैं। 10 साल के लिए मैं चाहूंगा कि एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड देखें। जैसे मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पे आईसीआईसीआई डिस्कवरी या एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। तो जैसा मैंने कहा, एसआईपी एक बहुत सही तरीका है। फंड अगर आप सही चुने तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन बीच बीच में जब आप मार्केट में वॉलेटिलिटी देखें तो कोशिश कीजिए कि उससे आप घबराएं नहीं। इनफैक्ट जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं, जितना मार्केट में वॉलेटिलिटी होगा उतना ही आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। जी, तो आपको राय दी गई है, आप सही फंड्स को चुने। एसआईपी का नजरिया भी आपका सही है। एसआईपी के जरिए आप सही फंड्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे, बैलेंस फंड्स, इक्विटी फंड्स में आप 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन 10 साल के लिए हेमंत जी ने जैसे आपको बताया, आप क्वालिटी मिड कैप फंड्स को ही चुने और वहीं निवेश करें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हैं दिल्ली से। नमस्कार प्रदीप। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी, मैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं नोविस हूँ इस एरिया में। ऑलराइट। मेरा अभी नौकरी लगा है। आई हैव बीन इन वर्किंग इन ए पीएसयू, सॉरी इन ए प्राइवेट एमएनसी। तो आई वांट टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। तो मैं मेल में सारा डिटेल लिखा है। तो इफ यू काइंडली एडवाइज मी हाउ टू गो अबाउट इट। और एज रिगार्ड माई करंट इन्वेस्टमेंट, मेरा सेविंग्स बैंक में 25 लाख करीब सेविंग्स बैंक में है, और 1.5 लाख मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सारा लिखा हूँ। एंड नाउ मेरा पास ईपीएफ का कंपनी से 8,000 रुपीज वो है। एंड मैं हेल्थ कवर कंपनी प्रोवाइड करती है, फिर भी मैं 5 to 10 लाख के बीच में लेना चाहता हूँ।
ओके। नाउ आई एम अनमैरिड। तो इसीलिए मैं प्लान कर रहा हूँ 20-22 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख चाहिए, मैरिज के लिए 50 लाख चाहिए, एंड व्हेन आई रिटायर आफ्टर अराउंड 60-61 ईयर probably I will be requiring another 4-5 lakhs crores, and of course I will contribute for NPS, लेकिन मैं NPS 1-2 महीने के लिए थोड़ा डिले कर रहा हूँ बिकॉज सुन पा रहा हूँ कुछ उनका चेंजेस हो रहा है। That's why I have been waiting for that. जी, यही है मेरा प्रोफाइल। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत रुस्तगी जी हैं। हेमंत, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से इन्होंने मेल पे भी लिखा था और बता भी रहे हैं कि 19 लाख रुपए पर एनम ये कमाते हैं अपने MNC की जॉब में। इन्होंने ऑलरेडी एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस का। साथ ही इन्होंने PPF में ये इन्वेस्ट करते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए ईयरली ये इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा EPF में भी 8,000 पर महीने का इनका जाता है। मेडिकल कवर इनका भी कंपनी की तरफ से ही है। साथ ही साथ ये SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अभी तो ये अनमैरिड है, जिस तरीके से ये शादी करेंगे और बच्चे होंगे तो उनके लिए ये फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई और शादी के लिए करीब करीब 1 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए भी करीब करीब 4 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रदीप ने जो भी अभी तक किया है वो काफी अच्छा किया है। इतनी यंग एज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ठीक तरीके से प्रोसेस में लाना, और दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने देखा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। हालांकि इनकी शादी नहीं है, इनके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, फिर भी इन्होंने जो उसके बारे में सोचा है वो आई थिंक डेफिनेटली वो काफी अच्छा कदम है उनका। और मुझे लगता है जितने भी दर्शक हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली उससे सीखें कि किस तरीके से आपको समय रहता है, अगर आप प्लान करेंगे तो उतना अच्छा होगा। क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही, जैसा हम हमेशा कहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको फायदा होगा। तो जहां तक रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है, आई थिंक उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और सही प्रोडक्ट लिया है, टर्म प्लान जो प्योरेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें एक तो आपको जो रिस्क कवर है वो ज्यादा मिलता है और आपकी जो प्रीमियम है वो काफी कम होती है। हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने कहा इनके एम्प्लॉयर से इनको मिल रहा है, साथ ही ये अपना भी एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, जो भी एक मुझे लगता है काफी अच्छा डिसीजन है। क्योंकि अगर आप कभी जॉब चेंज करें और अगर नए एम्प्लॉयर आपको वो फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आपके पास एक अपनी प्लान है जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहूंगा कि एक इमरजेंसी फंड बनाए जो उनके करीब 6 महीने की जो एक्सपेंसेस हैं उसके बराबर हो। अगर हम इनके गोल्स की बात करें, उन्होंने अपने गोल्स को काफी अच्छे से डिफाइन किया है और जैसा उन्होंने कहा वो अनमैरिड है, उसके बावजूद ये घर का सोच रहे हैं, अपने जो 2 बच्चों के लिए एजुकेशन, उनकी शादी और अपने रिटायरमेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका है अगर हम इनके टाइम होराइजन के हिसाब से मान के चलें। क्योंकि पहला जो गोल है उनका, घर के लिए जो इनको मार्जिन मनी चाहिए, वहां पे सिर्फ 5 साल का समय, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी जो गोल्स हैं उसमें काफी समय है, तो वहां पे वो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो यहां पे मैं करीब एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न 12% और जो पहला गोल है उसमें 10% मान के चल रहा हूं। तो उनको जो इन्वेस्टमेंट करनी है पहले गोल घर के लिए वो 65,000 रुपीज इन्वेस्ट करनी है, और बाकी जो 3 गोल है उनके लिए 6,000, 8,000 और 12,000 इन्वेस्ट करनी है। तो कुल मिला के इनको 91,000 इन्वेस्टमेंट। हेमंत जी, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए आपको मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने विस्तार में इनको समझाया है, उम्मीद है इनकी सारी क्वेरीज आंसर हुई होंगी। आप इसी तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, हेमंत जी की राय पर अमल कीजिए और आपके गोल जरूर अचीव हो पाएंगे। आज के मनी गुरु के शो में हम इतने ही